पेन बहुत तरीके का होता है ना। पेन एक काइंड ऑफ सिग्नल है जब हमारी बॉडी हमें ये बता रही है या तो हमारी मसल का ओवर यूज हो गया है। लोग सर्जरी के लिए पहले क्यों भागते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट को क्यों अवॉइड करते सर्जरी तब तक एडवाइज नहीं करेंगे जब तक आपके साइन में हमें ब्लडर इनकंटिनेंस नहीं दिखेगा। ब्लडर इनकंटिनेंस मतलब हैं? मोबाइल और लैपटॉप लाइफस्टाइल हमारी स्पाइन को डैमेज कर रही है। बिल्कुल हमारे स्पाइन को डैमेज करे क्योंकि हम स्लाउच कंडीशंस में बैठ रहे हैं। एक्चुअल में स्लिप डिस्क होता क्या है? स्लिप डिस्क हमारी जो स्पाइन होती है उसके बीच में एक कुशन होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। ऑफिस वर्कर्स जो कि 8 से 10 घंटे अपनी चेयर पे बैठते हैं, तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा कॉमनली शिकायतें क्या देखी? बैक पेन, हिप पेन, नेक पेन, 3 मेन प्रॉब्लम ऐसी हैं जो आजकल मैं इन सारे पेशेंट्स में देख रही हूँ। ऑफिस चेयर पर बैठने का आइडियल पोस्चर। हाई हील्स रेगुलरली पहनने से बॉडी पोस्चर को क्या नुकसान पहुंचता है? देखिए हाई हील पहनने से कांस्टेंट आपकी काफ मसल पे। नेक पेन सिर्फ मोबाइल चलाने से होता है। वॉकिंग से नी जॉइंट्स घिस जाते हैं। फिजियोथेरेपी सिर्फ एल्डरली लोगों के लिए होती है। कि फिजियोथेरेपी क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए योर बॉडी स्पीक्स बिफोर इट ब्रेक्स। आजकल सिर्फ 40-50 साल के लोग ही नहीं, 18 से 20 साल के यंगस्टर्स भी नेक पेन, बैक पेन और स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम्स के शिकार हो रहे हैं। क्या मोबाइल चलाने का तरीका हमारी स्पाइन को डैमेज कर रहा है? क्या हर बैक पेन के लिए सर्जरी ज़रूरी होती है? और क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सीडेंट के बाद या फिर बुढ़ापे में ही ज़रूरी होती है? आज हम इन्हीं मिथ्स और फैक्ट्स को जानेंगे विद डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव, who is a senior chief consultant physiotherapist and founder and director of Rehabrix Healthcare. Welcome to Healthy Talk Show, an initiative by MedKit Today. डॉक्टर, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में जानना चाहूँ कि फिजियोथेरेपी क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए फिजियोथेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसका यूज़ हम बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। जनरली वह पेन को रिड्यूस करने के लिए और ज़्यादातर फोकस हमारी मसल स्ट्रेंथ को रिटेन करने के लिए, मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए, और जो इंजर्ड पेशेंट होते हैं, जो पोस्ट सर्जरी पेशेंट होते हैं, उन्हें दोबारा से उनकी नेचुरल एक्टिविटी में वापस लाने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत मेजर रोल होता है, जिससे कि वो अपनी रिकवरी को अच्छे से हील कर पाएँ, प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन कर पाएँ, जिससे कि वो अपनी एक्टिविटी को पहले की जैसे यूज़फुल तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो ये एक प्रॉपर असेसमेंट बेस्ड होता है, एक स्ट्रक्चर असेसमेंट होता है। असेसमेंट के बाद एक टेलर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाता है। पेशेंट टू पेशेंट ये ट्रीटमेंट वेरी करता है। जिस पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग उनके ऊपर वर्क किया जाता है। जैसे किसी पेशेंट को बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है तो बैलेंस ट्रेनिंग कराएंगे, किसी को गेट डिसबैलेंस है, गेट ट्रेनिंग कराया जाता है, किसी को मसल वीकनेस है तो मसल स्ट्रेंथनिंग पे वर्क होता है। पेन है तो कुछ मोडालिटीज़ यूज़ करी जाती हैं जिससे पेन रिड्यूस होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फिनोमिना है ट्रीटमेंट का, जिसमें फर्स्ट हम असेसमेंट करते हैं और उसके बाद हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान करते हैं। ओके मैम, अभी आपने गेट ट्रेनिंग एक वर्ड बोला, वो क्या होता है? गेट ट्रेनिंग एक्चुअली जब हम चलते हैं तो एक पैटर्न होता है, हम कब हील स्ट्राइक कर रहे हैं, कब उसको स्विंग में ले रहे हैं, है ना। तो कई बार कुछ पेशेंट्स में, जैसे पार्किंसन पेशेंट में आपने वॉक करते हुए देखा होगा, वो पैरेलल वॉक करते हैं। हम जब वॉक करते हैं हम 1 by 1 वॉक करते हैं, राइट। तो हम जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उसका गेट पैटर्न चेक करते हैं। पेशेंट जब पेन में होता है, सपोज उसको नी पेन होता है, तो आपने देखा होगा पेशेंट साइड बेंड करके चलता है ना, वो शिफ्ट करता है वेट को। तो उस पैटर्न को चेक करके हमें गेट चेक करना होता है कि पेशेंट किस गेट को फॉलो कर रहा है, किस गेट को फॉलो करने से कहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स या लोडिंग ज़्यादा पड़ रहा है, उसको हम करेक्ट करते हैं। इसीलिए प्रॉपर असेसमेंट में आता है कि जब भी पेशेंट आपके पास आ रहा है आप उसका गेट ट्रेनिंग भी असेस करते हैं। इनफैक्ट पेशेंट जब एंटर करता है हमारी असेसमेंट तभी से शुरू हो जाती है, नॉट बिफोर द हिस्ट्री। जस्ट पेशेंट एंटर, उसका फेस, उसका वॉक, आप कैसे एंटर कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, खड़े कैसे हैं, आपने वेट बेयरिंग किस पे दिया हुआ है, वो सारा चीज़ हम असेसमेंट में कंक्लूड करते हैं। उसी के बेस पे हम असेसमेंट करते हैं, मसल पावर चेक करते हैं और फिर उनको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताते हैं। लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि जब हमारा फ्रैक्चर हो जाता है या फिर मांस फट जाता है या फिर कुछ मसल में टिंगलिंग या कुछ प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपी जब ही काम आती है, उससे अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है।
तो इस मिसकंसेप्शन को आप क्या आंसर करेंगे? देखिए, फिजियोथेरेपी एक वास्ट फील्ड है, वो खाली फ्रैक्चर तक ही लिमिटेड नहीं है। फिजियोथेरेपी का रोल हम गायनी में देख सकते हैं, प्री नेटल, पोस्ट नेटल केसेस में देखते हैं। प्री नेटल मतलब बिफोर प्रेगनेंसी में हम कैसे आप अपने आप को लेबर पेन के लिए रेडी कर रहे हैं, क्या मसल्स पे आपको वर्क करना है, कैसी ब्रीदिंग होनी चाहिए। जैसे लेबर के टाइम पे हमें एक्सेल ज़्यादा करना होता है, एक्सेल नहीं करना होता है, जिससे पुश हो जाता है, है ना, बेबी पुश हो जाता है। तो कैसे ब्रीदिंग पैटर्न आपको ड्यूरिंग द लेबर टाइम पे आपको करना है, वो हम पेशेंट को सिखाते हैं। पेशेंट जब ट्राइमेस्टर में आता है, वेट गेन होता है, उसको लो बैक पेन होता है, क्या स्ट्रेचिंग हम उस समय करें जिससे हम उस पेन को कम कर पाएं और अपनी एक्टिविटी को, अपना जो ट्राइमेस्टर है उसको हेल्दी वे में हम फॉलो कर पाएं, पूरी जर्नी को अच्छे से फील कर पाएं। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें कनेक्ट करते हैं। दूसरा, फिजियोथेरेपी का रोल ऑन्कोलॉजी में है। कैंसर के जितने भी पेशेंट्स हैं, कैंसर में जितने भी ब्रेस्ट सर्जरी होती हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपी का बहुत मेजर रोल होता है। वो पेशेंट जो कीमोथेरेपी में है, फटीग हो जाते हैं पेशेंट, बैलेंसिंग हो जाता है ड्यू टू द कीमोटॉक्सिसिटी, उसमें फिजियोथेरेपी का रोल होता है। तो ऑर्थोपेडिक में तो आपको पता ही है, पोस्ट फ्रैक्चर और कोई भी जॉइंट पेन है तो हम फिजियोथेरेपी यूज़ करते ही हैं। न्यूरोलॉजी में नॉट फॉर द स्ट्रोक और न्यूरोलॉजिकली केसेस है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, जो क्रोमोसोमल सिंड्रोम है, जो बाय बर्थ होता है, उसमें हम फिजियोथेरेपी का रोल होता है। जीबीएस सिंड्रोम होता है, गुलियन-बेयरे सिंड्रोम, उसमें हम फिजियोथेरेपी का रोल करते हैं। तो कोई लिमिटेड डिजीज़ नहीं है कि खाली इसी में फिजियोथेरेपी का रोल है। फिजियोथेरेपी अब वास्ट हो चुका है। स्पोर्ट फिजियोथेरेपी है, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी है, जीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी है, जिसमें हम सीनियर सिटीजन को कंसीडर करते हैं प्रिवेंटिव, जिसे हम बोल सकते हैं प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी, यानी कि एक सीनियर सिटीजन में, एक एजिंग फैक्टर में आप क्या हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, क्या आप एक्सरसाइज करें, जिससे कि आप की जो एजिंग प्रोसेस है उसको आप पेन फ्री बीट कर पाएं। तो इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली फॉर द बोन और फ्रैक्चर। तो फिजियोथेरेपी की पूरी कैटेगरीज बता दी। मैम, अगर किसी इंसान को बॉडी पेन रेगुलरली हो रहा है तो क्या उसे फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करना चाहिए? देखिए, अगर पेन बहुत तरीके का होता है ना, पेन एक काइंड ऑफ सिग्नल है जब हमारी बॉडी हमें ये बता रही है या तो हमारी मसल का ओवर यूज हो गया है या हमारी मसल किसी वजह से हिट हो गई है या कोई पैथोलॉजिकली रीजन है। पैथोलॉजिकल रीजन यानी कि कोई अंदर इंटरनली कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से पेन है, और कोई ट्रॉमा यानी कि आपको कोई बॉल हिट हो गई है, आप गिर गए हैं तब उसकी वजह से पेन है। कई बार आप कोई सामान उठाते हैं या हाउस होल्ड एक्टिविटी करते हैं तब आपको पेन हो जाता है, और कई बार आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपको पेन हो जाता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पेन है, डिफरेंट काइंड ऑफ पेन के डिफरेंट असेसमेंट है, राइट। अगर हम नॉर्मल पेन की बात करें जो नॉर्मली हमें कभी कभी घर में हो जाता है, वो सेट हो जाएगा आपका 2-3 डेज में। लेकिन अगर आपका कोई पेन आपको वीक या 10 डेज से ज़्यादा कंटिन्यूएशन में है, आप एक्टिविटी तो कर रहे हैं बट फीलिंग ऑफ पेन है, धीरे धीरे आपको मूवमेंट भी आपका लिमिट हो रहा है, तब आपको नीड है एड्रेस करने का, है ना। खाली पेन किलर से काम नहीं चलेगा, आपको नीड है प्रॉपर असेसमेंट कराने का कि ये पेन क्यों परसिस्टिंग है, क्योंकि नॉर्मल पेन बॉडी नेचुरली इसको 2-3 देर में सबसाइड कर देगी। इन्फेक्शन होगा तो पेन के साथ आपको इन्फ्लेमेशन होगा, आपको फीवर होगा, तो आप ऑटोमेटिकली इसको डायग्नोस कर लेंगे कि आप डॉक्टर को विजिट करेंगे। लेकिन किसी केस में ऐसा पेन होता है ना तो स्वेलिंग है, राइट, खाली पेन हो रहा है और ना आप वो जॉइंट लिमिटेशन है, यानी आप इंटरनल इशू है जो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तब आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। चाहे आप ऑर्थोपेडिशियन को दिखा सकते हैं, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं, जिसको भी आप सही समझे उस समय आप एड्रेस कराएं। मेन पॉइंट है राइट टाइम पे राइट डायग्नोसिस होना। क्या पेन किलर लेना और फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट ना करना डेंजरस हो सकता है? देखिए, पेन किलर अनऑथराइज्ड पेन किलर या सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज पुअर, राइट। पेन किलर अगर आप पेन घर पे बहुत सारी पेन किलर्स होती हैं, राइट, कॉम्बिफ्लेम हो गई, डिस्प्रिन हो गई, हम जनरली ले लेते हैं कभी, लेकिन इसको लॉन्ग टाइम तक हम नहीं ले सकते क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन पे भी होता है। तो अगर आपका पेन सबसाइड नहीं हो रहा है और आप
टाइम की लिमिटेशन की वजह से, ऑफिस वर्क की वजह से किसी डॉक्टर को विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो पेन पे आपको सर्वाइव नहीं करना, आपको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना है। आप फिजियोथेरेपिस्ट से असेसमेंट करा सकते हैं कि वो मसल से रिलेटेड पेन है, क्योंकि पेन कई बार मसल वीकनेस के कारण भी हो जाता है, और डिपेंड करता है कि पेन किस साइड पे है ना। अगर नीज पे है, बैक पे है, तो हम कंसीडर सबसे पहले मस्कुलर करेंगे। वो आपको डॉक्टर असेसमेंट करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिल सकते हैं, जिससे वो आपके सारे मूवमेंट चेक करें, मसल स्ट्रेंथ चेक करें और प्रॉपर कॉज बता पाएं, जिससे आप राइट टाइम पे राइट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप अचीव कर पाएं। डॉक्टर, जैसे कि आजकल जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी ऑपरेशन या सर्जरीज रेकमेंड कर देते हैं, बट इतनी जल्दी नहीं सर्जरी आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं ही होता है। तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल हो सकता है, और लोगों में अवेयरनेस क्यों नहीं है? लोग सर्जरी के लिए पहले क्यों भागते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट को क्यों अवॉइड करते हैं? देखिए, इसका सबसे पहला बड़ा रोल है कि जब भी हम किसी पेशेंट्स के पास कोई रिपोर्ट आती है, सपोज एमआरआई रिपोर्ट आई, उसमें स्लिप डिस्क बहुत कॉमन आजकल देखा गया है, या कोई मसल नीज का लिगामेंट टियर हो गया है, ठीक है। जब भी पेशेंट के पास ये सारी रिपोर्ट आती है, पेशेंट्स को लगता है कि अब सर्जरी कोई ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, और डॉक्टर भी उनको सर्जरी एडवाइस कर देते हैं। बट सर्जरी मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ ऑप्शन नहीं होता। हम इसको 85% तक रिहैबिलिटेशन से कवर कर सकते हैं, बट देयर इज सम साइंस कि कब हमें सर्जरी की तरफ जाना है, कब हमें रिहैबिलिटेशन में जाना है। ये एक आपको एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस करेंगे। वो आपके सारे सिम्टम्स को देखेंगे। कई बार आपका एमआरआई में आपका डिस्क प्रोलैप्स है, लेकिन आपके पास सिम्टम्स नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं, आपको नॉर्मल बैक पेन था, बस बैक पेन के लिए आपने एमआरआई कराया, आपको स्लिप डिस्क आ गया। लेकिन हम सर्जरी तब तक एडवाइज नहीं करेंगे जब तक आपके साइन में हमें ब्लडर इनकंटिनेंस नहीं दिखेगा। ब्लडर इनकंटिनेंस मतलब आप यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहे, या आपको कोई न्यूरोलॉजिकल साइन नहीं आ रहा, मतलब पेन जो है वो आपको कमर से लेकर पैरों तक झंझनाहट होना शुरू हो जाए, या पैर टिंगलिंग होना लग जाए, या आप खड़े नहीं हो पा रहे, सडन आपको लगा कि आपका पैर वीक हो गया, आप लिफ्ट नहीं कर पा रहे। ये रेड फ्लैग साइन अगर पेशेंट्स को हमें देखने को मिल रहे हैं, तब हम पेशेंट को विदाउट एनी डिले सर्जरी एडवाइस करेंगे। डॉक्टर, अभी आपने फिजियोथेरेपिस्ट मशीन्स की बात करी, तो मैंने एक मशीन देखा है, वो फिजियोथेरेपिस्ट मैट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैट, जिसमें कि डॉट्स बने होते हैं हीट, और वो जब आप उसको प्लग इन करते हो तो वो हीट प्रोवाइड करता है। तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि जिनकी बॉडीज में सिस्ट होती है, आप उस मैट पर बैठ सकते हो या लेट सकते हो, उससे वो सिस्ट डिसॉल्व हो जाती है। तो क्या ये मिथ है या फैक्ट है? मिथ है। हमारी फिजियोथेरेपी में ऐसा कोई मैट नहीं है जिसमें पॉइंट्स हों, और ऐसा कोई मोडेलिटीज अभी तक तो इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। ओके। डॉक्टर, पहले बैक पेन 50+ एज में होता था, अब यंगस्टर्स में भी है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन आपको क्या लगता है कि क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीजन सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लॉन्ग सिटिंग, इन हाउस जो भी वर्क एरिया है, ज़्यादातर आप घर में बैठ के काम करते हैं और पुअर सिटिंग करते हैं। आपका कोई कभी आप चेयर पे बैठ जाते हैं, कभी आप हाफ सिटिंग हाफ लाइंग पोजीशन पे हो जाते हैं, आपकी मसल एक्टिविटी नहीं है, आपकी वॉकिंग लेस है, और आपका न्यूट्रिशन भी आपका लेस है। तो ये सारे फैक्टर कंबाइन होके आपको पेन सिम्टम्स देते हैं। ठीक है। मसल्स पेन होने का खाली रीजन मसल वीकनेस भी नहीं होता, कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है। ऑफ कोर्स मसल वीकनेस है क्योंकि आप लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, जो मसल आपकी इतनी टाइम के लिए बनी नहीं है, आप उसको ओवर वर्क करा रहे हैं। धीरे धीरे वो मसल वीक होने लगती हैं, वो टाइट होने लगती हैं, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, राइट। तो वो पेन के फॉर्म में आपको सिग्नल देती है कि नहीं, स्टॉप दिस ओवर यूज को अब स्टॉप करो। थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, जिससे कि आप अपने पेन को रिवर्स कर पाएं। एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट बैड पोस्चर की कंडीशन में हम पोस्चर को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको प्रोलॉन्ग करते गए, हमने कोई भी करेक्शन नहीं करा, तो आपके जो स्पाइन है, आपकी बोन में परमानेंट चेंजेस भी आ सकते हैं, और उस परमानेंट चेंजेस को दोबारा से रिवर्स करने में
प्रॉब्लम होता है। तो क्या मोबाइल और लैपटॉप लाइफस्टाइल हमारी स्पाइन को डैमेज कर रही है? बिल्कुल हमारी स्पाइन को डैमेज करिए, क्योंकि हम स्लाउच कंडीशंस में बैठ रहे हैं। हमारा जो नॉर्मल बॉडी का जो नॉर्मल कर्वेचर है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो अगर हम झुक के बैठते हैं तो ये खाली हमारे बैक, स्पाइन और थोरेसिक को ही नहीं वो प्रॉब्लम कर रहा है, हमारी स्पाइन सर से लेकर टेल तक जुड़ी हुई है। एक भी जगह पे अगर कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया, कंपनसेटरी चेंजेस हर स्पाइन में आ जाएंगे। तो ये कंसीडर करना कि हम बैठ रहे हैं या हम मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं तो हमारी खाली नेक में प्रॉब्लम आएगा, आपकी ओवरऑल स्पाइन कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि एक का मूवमेंट होता है कंपनसेटरी आपकी तीनों स्पाइन पे, तीनों एरिया जो लंबस के थोरेक्स का एरिया है, जो सैक्रल एरिया है, वो सारे चेंज होते हैं। धीरे धीरे आप करके आपके सारे स्पाइन में प्रॉब्लम आने लगती है। आपकी जो सपोर्टिव मसल्स है, जो आपकी बैक मसल सपोर्ट करती हैं, उनमें टाइटनेस होने लगती है, उनमें वीकनेस आने लगती है, और आप ज़्यादा देर तक खड़े होने में आपको प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये सारे साइन अगर आपको लगते हैं तो आपको अर्ली स्टेज में ही डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, ज़्यादा देन कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए और कोई चीज़ परमानेंट की तरफ मूव होने लगे। स्लाउचिंग ठीक करने के लिए और बैक पोस्चर ठीक करने के लिए बेल्ट्स आती हैं, आपने वो देखी हैं? राइट। वो आर दे रियली इफेक्टिव? देखिए, इट इज अ टेम्परेरी, इट गेट द टेम्परेरी रिलीफ, है ना। और हमेशा वो बेल्ट अगर आपके थेरेपिस्ट या आपने डॉक्टर ने एडवाइस करी है तभी आप यूज करें। बिना रिकमेंडेशन के नहीं यूज करनी चाहिए। पहली बात, वो उतनी सपोर्टिव नहीं होती, क्योंकि अमेजोन में लाइन लगा के बहुत सारी अमेजोन आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। क्योंकि जब हम कोई मेडिकली बेल्ट यूज करते हैं तो वो प्रेशर पॉइंट को देख के बनाई जाती हैं। कहाँ आपको प्रेशर पॉइंट पे सपोर्ट देना है, कहाँ आपको उसको टाइट रखना है, वो सारे बायोमैकेनिक्स देख के या आपके एनाटॉमिकल पोजीशंस को देख के बनाई जाती हैं। अब ये सारी बेल्ट किस मटेरियल के बने हैं, वो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल हैं कि नहीं, वो एक फैक्टर होता है। दूसरा, ये सारी बेल्ट टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, जस्ट ये रिमाइंड दिलाने के लिए कि आपको बहुत देर तक वो पूरा पोस्चर नहीं करना। लेकिन आप सोचो, आपने बेल्ट लगा लिया, पूरे दिन तक आप बैठ के उसी पोजीशन में काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये बेल्ट आपकी मसल को इनएक्टिव कर देती है। ठीक है, इनएक्टिव होने से मसल डिसयूज होने लगती है, मसल वीक होने लगती है, तो आपको और बैड इफेक्ट आ जाता है। तो सपोर्टर शुड बी यूज ओनली इंस्ट्रक्शन विद द फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर की कितने दिन के लिए यूज करना है। रिकमेंडेशन के बिना ऑनलाइन शॉपिंग ना करें आप। ठीक है। लैपटॉप बेड पर रखकर काम करना कितना हार्मफुल है? देखिए, लैपटॉप बेड पे रख के काम करना बेसिकली सबसे पहला इम्पोर्टेंट पोस्चर कंट्रोल नहीं है। अगर आप बैठ के काम भी कर रहे हैं तो यू शुड बी मेंटेन अ 90 डिग्री विद अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, है ना। कई बार हम मिड पार्ट को तो सपोर्ट कर देते हैं और हाफ लाइन में चले जाते हैं, मतलब स्लाउच कंडीशन में ऐसे पहुंच जाते हैं। वो बहुत बैड पोस्चर है, उससे नेक में भी स्ट्रेन आता है और बैक में भी स्ट्रेन आता है, यानी कि आप नेचुरल पोस्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप लैप पे लैपटॉप रखते हैं तो उसकी जो हीट होती है उससे इम्पोर्टेंसी भी होती है, यानी कि मेल्स में जो इनफर्टिलिटी है उसका प्रॉब्लम भी हो जाता है, क्योंकि लगातार जो लैप से हीट निकलती है वो स्क्रॉटम में हीट जनरेट करता है, जो कि उस पोर्शन पे हीट नहीं जाना चाहिए। तो आजकल यंगस्टर में, मेल में भी इनफर्टिलिटी का कारण हो गया है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि लैपटॉप को कहाँ पे रखना है। या तो आप कूलिंग पैड के साथ रखिए, है ना। अगर आप जनरल भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपकी कांस्टेंट जो हीट है वो आपकी इनफर्टिलिटी पे कई हद तक वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑफिस चेयर पर बैठने का आइडियल पोस्चर? देखिए, जब भी आप बैठे, आपके जो फीट हैं वो रेस्ट डेस्क पे होने चाहिए। ठीक है, हम कई बार ऐसे बैठे होते हैं तो ये रेस्टिंग पोजीशन नहीं है, ये रेस्टिंग पोजीशन है। ठीक है, दिस शुड बी रेस्ट। आपके जो एल्बो होते हैं वो टेबल पे 90 डिग्री पे होने चाहिए। आर्म और एल्बो शुड बी इन 90 डिग्री, ना ये ऐसे होने चाहिए ना ये ऐसे होने चाहिए। ठीक है, और आपके शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, ना ये आगे होने चाहिए ना ये पीछे होने चाहिए। तो आपको 90 डिग्री का रूल फॉलो करना चाहिए। और जब भी आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो वो स्क्रीन बहुत ज्यादा लाइट अप भी नहीं होना चाहिए। जितना लाइट अप उतना आई को स्ट्रेन, है ना।
इतना लाइट हो कि आई को सूदिंग करे, और मॉनिटर और डेस्कटॉप का जो लेवल है वो आई लेवल पे होना चाहिए। तो सपोर्टर यूज़ करें, मतलब उसके स्टैंड आते हैं लैपटॉप के, आप वो यूज़ करें। टेबल और जो चेयर है वो हाइट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करें, है ना। हर चेयर हर पर्सन के लिए सुटेबल नहीं होती, तो अपने आप को स्ट्रेन करने से पहले अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स पे वर्क करते हैं तो आप बहुत बेनिफिट मतलब आपको मिल सकता है। कई बार अगर हम चेयर नीचे है और हैंड को हम यूज़ कर रहे हैं, रिस्ट को कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, टनल सिंड्रोम हो जाता है, मीडियन टनल सिंड्रोम। यहाँ की जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, है ना। जब हम लैपटॉप ऐसे यूज़ करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, जो लगातार इससे क्या प्रॉब्लम्स आती है? इससे आपकी जो नमनेस है वो हैंड में आनी शुरू हो जाएगी, आपकी ग्रिपिंग खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो प्रेशराइज चीज़ें हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, इसलिए हमें न्यूट्रल पोस्चर रखना होता है। जैसे ये वाली मसल्स और हमारा जो रिस्ट वाला एरिया है वो फ्री रहे, प्रेशर ना हो। ओके डॉक्टर, वुमेन में बैक पेन ज़्यादा देखा जाता है अकॉर्डिंग टू मेल्स, इसका रीज़न क्या है? देखिए, एक तो मसल वर्क, जो हमारी कोर मसल होती है, जो हमारी बैक मसल होती है, मसल मास वुमेन में कम होता है, ठीक है। दूसरा, वो इतना फिजिकली एक्टिव नहीं होती है, मतलब वो स्ट्रेंथ पे इतना काम नहीं करती हैं। तीसरा रीज़न है उनमें न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम नहीं होता, या प्रेग्नेंट लेडी होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग होती है। तो ये एक कॉमन एक फैक्टर नहीं है, कंबाइंड फैक्टर वर्क करता है ना। बहुत ज़्यादा वो फिटनेस फ्रीक नहीं होती हैं, या अपने पे ध्यान नहीं देती, वेट बढ़ रहा है तो बढ़ते ही रहने देना, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। तो ये सारे फैक्टर कंबाइन करके उनको बैक पेन उनको होता है। अगर वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करें या ध्यान दें, अपने पोस्चर पे ध्यान दें, अगर कोई चीज़ उठा भी रही हैं, जैसे वुमेन बहुत सारी हाउस होल्ड एक्टिविटी करती है, कभी भी कुछ भी उठाना है, कुछ भी रखना है, तो जब भी उठा रहे हैं तो चीज़ों को उठाने का तरीका भी है ना। हम सारा वेट बैक से ले लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नीज का यूज करना है, लेग का यूज करना है, सामान की लोडिंग के लिए, ना कि बैक का यूज करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियसली वो अवॉइड करती है, उनको तो नहीं करना, उनको तो हार्मोनल प्रॉब्लम है। यानी कि वुमेन के अंदर 3 तरीके से पेन आ सकते हैं। एक हार्मोनल मतलब अगर मेनोपॉज में पेशेंट फीमेल है तो हार्मोन एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मसल लैक्स हो जाता है, राइट। तो बैक पेन आता है। दूसरा है प्रेग्नेंट होती हैं तो हार्मोन लेवल भी होते हैं, वेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से पेन होता है। तीसरा आता है मैकेनिकल मतलब जो आप काम करने का जो तरीका आप फॉलो कर रहे हैं वो आपका गलत है, पैटर्न गलत है। तीसरा है मेटाबॉलिक, अगर आप डायबिटिक हैं, आपको थायराइड है, तब भी आपकी जो मसल्स हैं उस पर कंट्रोल नहीं होता, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, तब भी आपका बैक पेन इशू होता है, क्योंकि आप मसल पे, कोर मसल पे वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं, वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती है। मैम, वी ऑल नो कि पीरियड्स क्रैम्प्स बहुत पेनफुल होते हैं, तो पेन किलर्स की तरफ भागने के बजाय अगर हम फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं तो वो क्या होंगी? देखिए, क्रैम्प्स के लिए बेसिकली बहुत लोडिंग एक्सरसाइज हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो आपकी जो फ्लो है उसको और ज़्यादा एक्सेस में कर सकती हैं। तो एक काम करने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम हीट कंप्रेशन कर सकते हैं। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं कि आप पेन ना लें तो आप हीट कंप्रेशन करें, लेस एक्टिविटी करें उस ड्यूरेशन में, स्टननेस एक्टिविटी नहीं करें, क्योंकि अंदर का एरिया ऑलरेडी फ्लश आउट हो रहा होता है, तो जितना भी एक्सर्शन करेंगे वो और आपको फटीगनेस देगा, क्योंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपके हार्मोन सेटल हो रहे होते हैं उस समय, ठीक है। तो हार्मोनल का जो प्रॉब्लम है उस समय जितना भी अगर आप उसके अपोज जाएंगे तो वो और आपको फटीग करेगा, वो तो और इतना वर्स्ट होगा। तो आप नॉर्मली रिलैक्स वाली एक्टिविटी करिए, ब्रीदिंग करिए, नॉर्मल आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप हीट कंप्रेशन करते हैं, वाटर हीट, इलेक्ट्रिक हीट की बात नहीं कर रही मैं, वाटर हीट। तो जो इलेक्ट्रिक बेल्ट्स आने लगे हैं पीरियड्स क्रैम्प्स के लिए, वो नहीं आप जो हीट वाटर बॉटल होती है आप उसका यूज करिए, तो आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। पेल्विक ब्रीजिंग का आप कर सकते हैं, तो आपको जो बैक पेन होता है, क्रैम्प भी 2 तरीके होते हैं, कई बार पेशेंट को थाई पेन ही आता है ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कई बार पेशेंट को लोअर बैक आता है, कुछ पेशेंट को नीचे नेवल के एब्डोमिनल पेन आता है, मतलब लोअर टू द
नेवल। तो अलग अलग साइट होते हैं, हर पेशेंट का जो जर्नी होता है, मेंस्ट्रुअल जर्नी, वो अलग अलग होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको मेंटेन करना है कि आप क्या करें, बट ये 3 चीज भी आप हर जगह यूज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद फिजियोथेरेपी कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, प्रेगनेंसी के बाद अगर नेचुरल प्रेगनेंसी हुई है तो फिजियोथेरेपी अलग तरीके से वर्क करती है, और अगर सी सेक्शन हुआ है तो फिजियोथेरेपी अलग तरीके से वर्क करती है। तो अगर नेचुरल प्रेगनेंसी भी हुई है तो हमारी जो डीएस होती है, जो हमारी बीच की मसल होती है, जिसे हम रेक्टाई बोलते हैं, डायस्टेटिस रेक्टाई, वो गैप में चली जाती है, जिसकी वजह से जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें वेट गेन हो जाता है। यानी कि उनको लगता है कि बाकी शरीर पतला है लेकिन आपका एब्डोमिनल में वेट जाता है, तो उनको उसको कैसे कवर अप करें, ठीक है, उसको कैसे क्लोज अप करें, उसके लिए हम फिजियोथेरेपी, जिसे हम पोस्ट नेटल फिजियोथेरेपी के नाम से जानते हैं, वो रिकमेंडेड होती है, जिससे कि फिजियोथेरेपी जज कर पाए वो गैप कितना है ना। कई बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता और पेशेंट फ्लेक्शन एक्सरसाइज करने लगते हैं, यानी कि एब्डोमिनल एक्सरसाइज करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो गैप और बढ़ जाता है ना। जैसे प्रेग्नेंट मतलब आफ्टर डिलीवरी पेशेंट खुद से अपने आप एब्डोमिनल और चेस्ट क्रंच करने लगते हैं। तो अगर डायस्टेटिस रेक्टाई है आपका, उसके बीच में गैप आ गया है और आप क्रंचेस कर रहे हैं, तो आप उस गैप को और बढ़ा रहे हैं, आपको पता ही नहीं, और आपका वेट वहीं का वहीं बल्कि और बढ़ गया, क्योंकि जितना गैप बढ़ेगा उतना ही फैट को जगह मिलेगी, राइट। तो आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप एडवाइस लीजिए कि क्या ये एक्सरसाइज रिकमेंडेड है, बिना डॉक्टर के एडवाइस नहीं करना। आजकल बच्चों का ना स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है और वो मानते नहीं है, उल्टा सीधा लेट के या बैठ के कहीं ना कहीं गेम खेल रहे होते हैं। तो उनका बचपन से हम पोस्चर कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, उनको अर्ली चाइल्डहुड ही बेटर वे है कि आप पूरा पोस्चर को परमानेंट डिफॉर्मिटी होने से बचा सकते हैं। तो ये बच्चे नॉटी होते हैं, आप पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बार बार आप उनको सिखाएं, और कुछ आप वीडियो क्लिप भी दिखा सकते हैं जिससे बच्चों को उसका यूज पता चले कि कैसे लेटना है, कैसे बैठना है। पढ़ने के लिए प्रॉपर टेबल चेयर होनी चाहिए, खेलने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे सिटिंग पोस्चर हो, छोटे छोटे से काउच हो जिसमें वो यूज कर सके, क्योंकि लेटने वाला जो एरिया है वो ऑलवेज बैड है, चाहे वो किड्स के लिए हो, चाहे वो बड़ों एडल्ट के लिए हो, चाहे सीनियर सिटीजन के लिए हो। उस समय तो आप बैड पोस्चर ही यूज करते हैं। कई बार जो बच्चे हैं वो प्रोन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एब्डोमिनल्स वीक हो जाते हैं, वो और नेक आगे बिल्कुल बेंड करके देखते हैं, बिल्कुल नियर टू द स्क्रीन हो जाते हैं। हाँ। तो वो आपको पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को मना करें। ज़्यादातर उनका टाइम आप आउटडोर गेम में एक्सपेंड कराइए, जिससे कि फिजिकल एक्टिविटी करें रादर देन कि इंडोर एक्टिविटी में। बच्चों के हैवी स्कूल बैग्स उनकी स्पाइन को कितना डैमेज करते हैं? देखिए, हैवी स्कूल बैग उनकी स्पाइन को धीरे धीरे परमानेंट डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो लोडिंग गलत ले रहे हैं। आजकल का बैकपैक इतना हैवी होता है, दूसरा बच्चा वन साइडेड हैंग करता है। जैसे ही इसने वन साइडेड हैंग किया, उसने इक्विलिब्रियम, बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब कर दिया। हाँ। आपने एक साइड हैंग करा, आपकी बॉडी एक साइड टिल्ट हो गई, राइट। आपका शोल्डर जो है आगे की तरफ आ गया, चेस्ट आपकी श्रग हो गई, है ना। तो ये सारी चीज आप रोज फॉलो करते हैं तो ये परमानेंट चेंजेस में चले जाते हैं। आपकी नेक ट्रेपेजियस मसल कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ये टाइट हो जाती है। तो अर्ली एज में बच्चों को नेक पेन, है ना, राउंडेड चेस्ट, ये वाला प्रॉब्लम, शोल्डर वो नेक आपका फॉरवर्ड, ये डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। और आजकल बहुत सारे आप कभी भी बच्चों को देखेंगे, ऑब्जर्व अगर करेंगे तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। अगर ये सारे साइन आप देख रहे हैं तो आपको वहीं पर उन्हें रोकना है, आपको उनको करेक्ट करना है कि वो, क्योंकि अर्ली एज में हम बैड पोस्चर को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर धीरे धीरे मसल टोटली टाइट होने लगी तो ये परमानेंट पोस्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जितना अर्ली साइन हो, बैक को दोनों साइड पे, शोल्डर पे लें, और लोडिंग आप थोड़ी सी कम करें। ट्रॉली बैग आप यूज कर सकते हैं, और अगर बैग में चेस्ट स्ट्रैप है तो आप चेस्ट स्ट्रैप का यूज करें। और दूसरा, बैग के जो पीछे वाला है जो स्ट्रैप होता है, उसको बहुत लूज नहीं करना है,
है ना, हाँ, बच्चे उसको यहाँ हिप यहाँ तक तक लेके लटका जाते के हैं, घूमते हैं। वो और लोडिंग कर देता है आपको, है ना। तो हिप तक नहीं लेके जाना, उसको अपर चेस्ट तक ही, मतलब पीछे पीठ तक ही रखना है, थोरैक्स एरिया Okay. तक रखना है, जिससे कि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले और आपका पोस्चर इरेक्ट रहे। क्योंकि जितना आप लोडिंग लेते हैं उतना ही आप आगे झुक जाते हैं और Slouch आपकी करते हैं। सारी मसल, नेक मसल कॉम्प्रोमाइज, शोल्डर मसल कॉम्प्रोमाइज और आपकी चेस्ट मसल कॉम्प्रोमाइज। और ऐसे पेशेंट्स को अगर बच्चे नहीं फॉलो करते तो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम भी होने लगा है, क्योंकि चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो रहा है प्रॉपर जब आप ब्रीथ कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा कॉमन सा प्रॉब्लम नहीं है कि खाली नेक पेन हो गया, अगर आप इसमें डीपर जाएंगे तो इंटरनली मसल्स भी काफी इन्वॉल्व हो जाती है। डॉक्टर, फ्लैट फुट या एबनॉर्मल वॉकिंग को इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। फ्लैट फुट में अगर आप ज़्यादा देर तक रनिंग करते हैं या आप ज़्यादा देर तक चल लेते हैं तो आपको डेफिनेटली पेन आने लगता है, क्योंकि आपके जो प्रेशर आर्चिस नहीं है, राइट। हमारे नेचुरल आर्चिस इसीलिए होते हैं जिससे कि हमारे पूरे फीट पे प्रेशर ना पड़े। जिनको फ्लैट फुट है तो 2 साल तक के बच्चों में फ्लैट फुट देखा जाता है, लेकिन अगर 2 साल के ऊपर के बच्चों में फ्लैट फुट देखा जा रहा है तो आर्चिस का यूज़ करें, जिससे उनका जो प्रेशर पड़ रहा है कांस्टेंट, उससे वो बचें। और कुछ बच्चे होते हैं जो टो वॉक करते हैं, वो कंजेनाइटल होते हैं। कंजेनाइटल मतलब टो वॉकिंग, वो डिफॉर्मिटीज होती हैं। उन डिफॉर्मिटीज को ट्रीट करने का अलग पैटर्न होता है, उसको फिजियो ही ट्रीट करते हैं। उसके लिए तो फिजियोथेरेपी रिकमेंड डॉक्टर ही एडवाइस कर देते हैं अगर कोई टो वॉक करता है या कोई हील वॉक करता है। लेकिन कॉमन आप फ्लैट फुट देख सकते हैं, जनरली बच्चों में होता है। या बो नी होते हैं, आप बो नी मतलब नीज में बीच में गैप होता है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नॉक नी होते हैं, यानी कि नी खड़े होते हैं तो दोनों नी जुड़े होते हैं। तो ये सारी डिफॉर्मिटी हैं। इन सारी डिफॉर्मिटी को भी फिजियोथेरेपी में कंसीडर किया जाता है, जिससे कि बच्चों का जो फिजिकल फिटनेस है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्योंकि अगर फ्लैट फिट होगा बच्चा ज्यादा रन नहीं कर पाएगा, फिर वो अवॉइड करेगा, वो भागने से अवॉइड करेगा, ज्यादा चलने से अवॉइड करेगा, वो लिमिट हो जाएगा इंडोर गेम के लिए। तो अगर आप बच्चे में ये सारी चीजें देख रहे हैं तो आपको कंसर्न करना है, उसको लेट इट बी नहीं करना। आपको फोकस करना है, क्यों मेरा बच्चा जब एज है खेलने की, क्यों वो इंडोर फोकस कर रहा है, वो क्यों नहीं जा रहा, वो क्यों नहीं खेलना चाहता, आपको वो एड्रेस करना है ना। बच्चे के पास अभी इतना सेंस नहीं है, आप ऑब्जर्व करिए, ठीक है। आपको डॉक्टर के पास जाना है जिससे कि राइट टाइम पे उसको सही सजेशन मिल सके, वो अपनी चीजों को कर सके, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। आजकल क्या हो गया है, हम एक्सरसाइज बोल देते हैं लेकिन एक्सरसाइज को भी स्ट्रेस ऐड करके करा हुआ है। आज मुझे इतने किलोमीटर चलना है, आज मुझे इतना ये वाला वर्कआउट करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, इनवॉलेंटरी आप स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन साथ में स्ट्रेस दे दिया आपने, वो मत करो। एक्सरसाइज ऐसे करो, कोई टारगेट लेके मत जाओ। कुछ लोगों का स्ट्रेस ना नेक और शोल्डर में स्टोर हो जाता है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो, तो उसको कैसे रिलीव वो इनवॉलेंटरी एक्शन है हमारी मसल्स के। जब भी हमारा बॉडी स्ट्रेस में आता है, कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है, तो हमारी कुछ मसल टाइट हो जाती हैं। तो वो हर बॉडी का अलग है, किसी की पेट की मसल टाइट हो जाती है, किसी की नेक की मसल टाइट हो जाती है, तो वो उसका कंट्रोल नहीं है, वो बॉडी का नेचुरल इनवॉलेंटरी फिनोमेना है। वार्म अप और स्ट्रेचिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बोथ आर इम्पोर्टेंट। जब भी आप कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं, वार्म अप से आप अपनी बॉडी का सर्कुलेशन देते हैं, आप रिलैक्स करते हैं। स्ट्रेचिंग से आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। सपोज आपको कोई गेम खेलना है, रन करना है, या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, जो भी जॉइंट का यूज कर रहे हैं उसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो लेंथ अचीव नहीं कर पाओगे आप। तो बोथ आर कॉमनली इम्पोर्टेंट, वार्म अप भी और स्ट्रेचिंग भी। इसमें कोई ये नहीं है कि वार्म अप है तो स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, स्ट्रेचिंग है तो वार्म अप नहीं करेंगे। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। मसल सोरनेस और इंजरी में डिफरेंस क्या है? देखिए, मसल सोरनेस मसल्स का एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज नई इंट्रोड्यूस करते हैं या हम किसी एक्सरसाइज का जो वेट है एकदम से बढ़ा देते हैं, रिपीटेशन बढ़ा देते हैं, तो मसल एक डिस्ट्रेस में चली जाती है, ठीक है। तो वो सिम्टम्स आपको 24 आवर्स बाद देखने को मिलेगा। आपको सोरनेस रहेगा, डल पेन रहेगा, और ये 2-3 डेज में सबसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंजरी है तो वो कोई एक्टिविटी करने की
तुरंत बाद या एट द टाइम पे ही शुरू हो जाएगा पेन करेगा। और मसल जो डोम की बात कर रहे हैं, जो मसल सोरनेस है, अगर आप पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दोनों साइड पे आएगा, क्योंकि आप दोनों पैर का यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक साइड आया और दूसरा साइड नहीं आया, या आप हैंड वर्कआउट कर रहे हैं तो एक हैंड में आया दूसरे हैंड में नहीं आया। लेकिन इंजरी आपके एक ही साइड पे आ सकती है, एक टाइम पे दोनों साइड आना बहुत रेयर होता है। सपोज कुछ चीज उठा रहे हो तो एक ही हाथ में, एक से छूट गया, एक हाथ में वेट आ गया तो एक ही जगह इंजरी आएगी। तो इंजरी ऑन द स्पॉट होगी, शार्प पेन होगा और वो मूवमेंट से बढ़ेगी, वो 2-3 डेज में सबसाइड नहीं करेगी। अगर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, आपको स्वेलिंग भी देखने को मिल रहा है और रेडनेस भी हो गया है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को अप्रोच करना है। सोननेस में आपको ऐसा कोई स्वेलिंग और रेडनेस नहीं देखने को मिलेगा। 2-3 डेज में ठीक हो आपको पेन होगा और दोनों का पेन का फीलिंग भी अलग है। है ना, आपको पता लग जाएगा कि आपने वर्कआउट बियरेबल पेन है या अनबियरेबल पेन। फोम रोलर और मसाज गन ये जेन्युइनली यूजफुल है या फिर इंस्टाग्राम ट्रेंड है? ये खाली इंस्टाग्राम ट्रेंड है। फोम रोलर काइंड ऑफ रिलैक्सेशन दे सकता है, लेकिन आपकी कंप्लेन को रूट कॉज आपका फाइंड आउट नहीं कर सकता, है ना। जैसे मसाज एक छोटा सा ट्रीटमेंट पार्ट है जस्ट फॉर रिलैक्सेशन, ऐसे ही फोम रोलर भी आपको रिलैक्स करता है, आपकी मसल्स पे काम कर रहा है, लेकिन उसकी बायोमैकेनिक्स पे काम नहीं कर रहा। वो पेन क्यों हो रहा है, क्या मूवमेंट आपको रोकनी है, क्या नहीं रोकनी है, किस तरीके से लोडिंग लेना है, वो सारी चीजों के लिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट का कंसल्टेशन। I have उनके seen. बारे में क्या बोलना चाहोगे? These are superficially relaxation, not permanently. It's a temporary relief. जैसे आप अपने फिंगर का भी यूज करोगे, you feel temporary relief. ऐसा ही ये सारे मसाज गन है, ये कोई रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे, कोई पैथोलॉजिकली काम नहीं कर रहे हैं। तो बस अपने मन को बहलाने के लिए है कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, बट इसका कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ परमानेंट चॉइस। हाँ, दिस इज नॉट अ परमानेंट चॉइस, दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट चॉइस। क्या नी पेन होने पे एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं बंद करनी चाहिए। नी पेन होने का भी मैंने पहले भी बताया आपको, पेन कई तरीके के होते हैं। कुछ पेन ऐसे होते हैं जिसमें हमें, जैसे फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर के केस में पेन होगा तो हमें ऑब्वियसली नीज की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है। कुछ पेन ऐसे हैं नी में जो मसल वीकनेस के कारण होते हैं, जैसे अर्थराइटिस में हो गया। 60 एज के पेशेंट्स में आपको देखने को मिला घुटना नहीं चल रहा है। सीनियर सिटीजन्स में ज्यादातर नी पेन ही कॉमन क्यों होता है? क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एजिंग प्रोसेस है, वो हो जाता है उनको ड्यू टू एजिंग प्रोसेस। तो वो उस नीज पेन में हमें मूवमेंट या बेड रिडन करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को हम टेलर्ड एक्सरसाइज बताते हैं जिससे ऑटोमेटिकली उनका जो स्वेलिंग है, जो पेन है, वो रिड्यूस होने लगता है। लेकिन अगर कोई फ्रैक्चर केस है, कोई लिगामेंट टियर है, कुछ ऐसी तुरंत का ब्लंट हुआ है या कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो हम पेशेंट की रिस्ट्रिक्शन को प्रोहिबिटेड करेंगे। अगर फ्रैक्चर हमें दिख रहा है या हमें कोई कंट्यूजन या मसल टियर या लिगामेंट टियर दिख रहा है, उस केस में ये प्रॉपर असेसमेंट के बाद डिसाइड होता है। ये कोई हमारी चॉइस नहीं है कि हमें पेन है तो हमें बेड रिडन होना है या हमें पेशेंट ट्रीटमेंट लेना है। आपको पेन है और वो 1 वीक से ज्यादा अगर कांस्टेंट हो रहा है और आपको लग रहा है इंटेंसिटी बढ़ रही है या इंटेंसिटी सेम भी है और लगातार है, तो आपको डॉक्टर को मिलना है। आप आगे का प्रोसेस क्या करना है, किसको रेफर करना है या क्या एक्सरसाइज प्रोटोकॉल करना है, कितने सेशन लेने हैं, वो डॉक्टर का काम है, हमारा नहीं। आपने आजकल मार्केट्स में ना हेल्दी गमीज आ गई हैं, चूएबल लाइक टॉफीज होती हैं और वो अलग अलग प्रोमिसेस करती हैं, हेयर ग्रोथ, स्किन ट्रीटमेंट और बॉडी एनर्जी न्यूट्रिएंट्स। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चूएबल गमीज एक्सरसाइज और मेडिसिन्स को रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कोई भी गमीज किसी नेचुरल जो हमारी नेचुरल जो डाइट है, नेचुरल तरीके से जो हम सब न्यूट्रिशंस लेते हैं, उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। कुछ अमाउंट डेफिनेटली होता है उसमें, कुछ अमाउंट हेल्पफुल करता है, बट हम इसको कंप्लीट ऑप्शन नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने गमी खा ली, हम सब्जी खाना छोड़ दें, है ना। हमने गमी खा लिया, हम प्रोटीन लेना छोड़ दें, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप एज अ सप्लीमेंट की तरह ले सकते हैं, बट ये कोई कंप्लीट ऑप्शन नहीं है। आपको अपना डाइटरी पे वर्क करना है। डाइट में आपके कार्ब भी होने चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और कलर्ड
सारी सब्जी, जितनी भी कलर्ड सब्जी हैं फुल ऑफ विटामिन होती हैं, वो ज़रूर होना चाहिए आपके मतलब रोज़ के डाइट में, ये सारा होना चाहिए। ना हम टोटली प्रोटीन बेस्ड हो सकते हैं, ना हम टोटली कार्ब बेस्ड हो सकते हैं, ना टोटली फाइबर बेस्ड होते हैं। हमारी बॉडी बैलेंस करती मिक्सचर है, चाहिए, तो हमें अपनी पूरी डाइट में पूरा हर चीज़ को ऐड सब रखना है। चीज का प्रपोर्शन हाँ, चाहिए। अलॉन्ग विद हाइड्रेशन। ओके, चाहे वो बड़े हों, चाहे डिहाइड्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है, हाँ, पानी पीना हम भूल जाते हैं और धीरे-धीरे बॉडी भी अडैप्ट कर गई है, वो आपको स्टिमुलस ही नहीं देती थ्रस्ट का, राइट? आपको पता ही नहीं चलता, आप जब खाना खाते हैं जैसे कि आप हमें कब पानी कभी-कभी पीते हैं? याद आते रात को, अरे आज तो हाँ, हमने पूरा दिन पानी ही नहीं पिया। तो आपको कॉन्शियसली इसीलिए मार्केट में वो मार्किंग वाले बॉटल्स आ आते गए हैं, हैं। आपको पता रहे जब आप कोई चीज फोकस या कॉन्शियसली करते हैं ना, तो आपको उसका रिजल्ट भी दिखता है, वरना आप भूल जाते हैं। माइंड तो ये तुरंत स्लिप कर देता है, हाँ, तो आपको कॉन्शियसली एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ओके, पड़ता है ओके। इसमें। बैक क्रैकिंग और नेक क्रैकिंग से परमानेंट डैमेज होने के कितने चांसेस हैं? बट यू बैक क्रैकिंग और वो मतलब नॉर्मल जो नहीं बोन नहीं नहीं साउंड नहीं, आती है, जैसे कि हम रील्स में देखते हैं, जैसे हम अपने टाइम पास के लिए अपनी फिंगर्स चटका लेते हैं, आपने देखा होगा। हम्म, बट जो हम रील्स में देख रहे हैं कि वो पूरा ऐसे हेड टर्न कर देते हैं, नेक टर्न, और बैक क्रैकिंग लोग जाके करा रहे हैं अपने मसल रिलीफ के लिए, अच्छा, तो यू वो आर डेंजरस टॉकिंग है। अबाउट द क्रायो प्रैक्टिस। यस, तो क्रायो प्रैक्टिस इज मतलब एक तो बहुत सुपरवाइज प्रैक्टिस है ना? हर पर्सन क्रायो प्रैक्टिस नहीं कर नहीं कर सकता, सकता। और इट इज हार्मफुल अगर गलत तरीके से या गलत पर्सन से आप करा लें, तो ये आपको परमानेंट इंजरी भी कर सकता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर आप नेक में, आपका जो नेक का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ओवरऑल पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, यहाँ के किसी भी पॉइंट पे कुछ भी होता है, चाहे C1 C2 C3 C4, किसी भी लेवल पे अगर कोई भी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है तो आपका पूरा हाथ पैर जा सकता है। तो बी केयरफुल, चाहे कई सलून वाले भी करते सलून हैं, वाले तो डोंट डू इट। किसी से कुछ नहीं कराना, दे आर नॉट एक्सपर्ट, उन्हें नहीं पता मसल ओरिजिन कहाँ से हो रही है, मसल का एंड कहाँ है, स्पाइन कितनी है, कहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा है, दे आर डूइंग अननोइंगली कि वो कर रहे हैं, वो करते चले जा रहे हैं। बट हमें अपनी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है, हमें अवॉइड करना है उन सारे प्रोसेस को। और अगर आप किसी भी क्रायोप्रैक्टिस के पास जाते हैं तो आप प्लीज़ उनका लाइसेंस, उनके प्रैक्टिस, उनका जो वर्किंग आवर्स है, एक्सपीरियंस, वो चेक करें। क्रायोप्रैक्टिस एक सुपरवाइज और बहुत ट्रेन एक्सपर्टीज है, हर पर्सन उसको नहीं कर सकता। इन शॉर्ट अपनी और बॉडी यहाँ पे इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो क्रायोप्रैक्टर हैं, जो ऑथेंटिक हैं, वरना अदरवाइज आपको हर जगह अगर दिखते हैं तो दे आर, आई डोंट थिंक कि वो बहुत एक्सपर्ट हैं। तो आई तो डोंट रिकमेंड इट, और मतलब आई एम नॉट एडवाइज एनी पेशेंट टू गो फॉर द क्रायोप्रैक्टिस। इन शॉर्ट अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ ना करें अननेसेसरीली। ओके, हार्ड मैट्रेस बेटर होता है या सॉफ्ट मैट्रेस? देखिए, मैट्रेस की बात अगर करते हैं तो हर पेशेंट का अपना अलग कंफर्ट जोन है ना? हम एक मेरा जो चॉइस है, मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप उस पे कंफर्ट रहेंगे। तो मैट्रेस ना तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना सॉफ्ट होना चाहिए, मिड फॉर्म का होना चाहिए, इतना फॉर्म की जो आपका जो नॉर्मल पोस्चर है उसको मेंटेन रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेटे तो आपकी बॉडी सिंक हो जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप लेटे तो आपके प्रेशर पॉइंट प्रेस होने लगे या आपको पेन हो। तो इट शुड बी मतलब माइल्ड कंप्रेसिव होना चाहिए, और पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन चेंज होता है ना? आप लेट के देखो, अगर आप सुबह उठते आपको कोई बैक पेन या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता तो वो आपके लिए सुटेबल है। बट ऐसा कोई ब्रांडेड नहीं है कि ये फॉर्म पेशेंट के लिए है और ये बेड रेस्ट पेशेंट के लिए नहीं है। ये पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट की बॉडी, पेशेंट का लेटने का तरीका, चाहे वो पिलो की बात करूँ, चाहे वो मैट्रेस की बात करूँ, वो दोनों का पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है। पिलो की अगर बात करें तो कई पेशेंट 2-3 पिलो लगा के सोते हैं, दैट इज अ बैड, क्योंकि आप उसका पूरा अपने का जो वो है पोस्चर वो बिगाड़ रहे हैं, है ना? नेक को ओवर स्ट्रेन कर रहे हैं। पिलो से मुझे याद आया कि कॉटन फिल्ड पिलो ज्यादा अच्छे होते हैं या कि मेमोरी फोम पिलो? देखो, मेमोरी फोम बहुत हार्ड होता है। कॉटन पिलो अकॉर्डिंग टू योर प्रेशर पॉइंट, अकॉर्डिंग टू योर लोड ऑफ हेड प्रेस होता है, आपको सपोर्ट देता है। जो आजकल फॉर्म के आ रहे हैं वो थोड़े हार्ड टाइप्स के होते हैं, मतलब पड़े हैं तो पड़े हैं, ऐसे फोल्ड भी नहीं होते हैं, है ना? तो वो उनमें
Flexibility नहीं है। मोल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो नहीं होती है, तो वो ऑलवेज डेंजर। आपको जो कॉटन वाले होते हैं वो ठीक होते हैं, वो यूज कर सकते हैं, वरना सर्वाइकल पिलो होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसी कौन सी वायरल फिटनेस एडवाइस है जो लोगों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए? वायरल फिटनेस, जिसे बहुत सारे पेशेंट को मैंने देखा है बैक या योगा आसन हर पेशेंट करने लगते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि कई बार कुछ बैक या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, जो गलत पोस्चर करने से डिस्क आ जाती है, हाँ। बाहर की तरफ हो जाती है। तो अननोइंगली अगर आप फॉर्म टू नहीं है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, आप योगा नहीं करते और आपने फर्स्ट डे योगा ज्वाइन कर लिया और आप अचीव करना चाहते कि मैं कोई भी योगा पोस्चर अचीव कर लूं, या कोई भी मैं ओवर स्ट्रेच स्ट्रेचिंग कर लूं, या मैं वेट एकदम से उठा लूं, तो वो सारे अटेम्प्ट बेसिकली आपको नहीं करने चाहिए। आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो गो प्रोग्रेसिवली, मतलब स्लो रेजिस्टेंस से आप अपग्रेड करिए। आपकी कैपेसिटी होगी 5 kg उठाने की, बट आप 5 kg से मत स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो 1 kg से, है ना। तो प्रोग्रेसिवली जाना है, वो इसीलिए ट्रेन्ड एक्सपर्ट होते हैं। चाहे आप जिम में जाइए या योगा भी जो भी हैं, तो आप अपनी बॉडी का ऑथराइज या रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। आप कभी फ्लेक्सिबिलिटी करी नहीं, कभी आपने वार्म अप करा नहीं, और एकदम से आप कोई भी पोस्चर करो तो आपको बैड इफेक्ट हो सकता है, तो आप डेंजर करेंगे। जैसे लकड़ी को बीच में से ज्यादा फोर्स लगाते हैं, बीच में से टूट जाती है, ऐसे मसल टाइट होती है, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टियर हो जाएगी। उसको यूज करने के लिए वार्म अप, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी, तब वो स्ट्रेंथ गेन करता है, तब आप परफॉर्मेंस ले सकते हैं। ओके, मैं मिथ बोलूंगी, आपको एक लाइन में उसका फैक्ट बताना। ओके, बैक पेन में कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए? नहीं। स्लिप डिस्क का मतलब सर्जरी ही होता है? नॉट एन ऑप्शन। स्लिप डिस्क में हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फर्स्ट फॉलो करेंगे। अगर रेड फ्लैग साइन नहीं है, अगर पेशेंट के अंदर रेड फ्लैग साइन है, रेड फ्लैग साइन यानी कि न्यूरोलॉजिकल साइन है, पेशेंट को मतलब सीवियर वीकनेस आ गई है, पेशेंट बैलेंसिंग नहीं कर पा रहा है, या ब्लडर इनकंटिनेंस आ रहा है, देन दे विल गो फॉर द सर्जरी। अदरवाइज पेशेंट को अगर पेन ही है तो वो कंजर्वेटिव तरीके से फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन से अपने आप को रिकवर कर सकता है और सर्जरी को डिलेट कर सकता है या अवॉइड भी कर सकता है। ओके, जिम से बॉडी खराब हो जाती है? जिम से बॉडी खराब नहीं होती, लेकिन जिम करने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो वो शुड बी इंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, एक एडवाइजेबल भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी किस तरीके की बॉडी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जिम के इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहिए। रैंडमली जाके हम कुछ भी कितने भी वेट का स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, हमें एक प्रोग्रेसिव वे में जाना चाहिए। जब भी आप कर रहे हैं, सबसे पहले वार्म अप, स्ट्रेचिंग तो आपका मस्ट है कि आप वो करेंगे, यानी कि आप बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं रेजिस्टिव एक्सरसाइज के लिए। ओके, नेक पेन सिर्फ मोबाइल चलाने से होता है? नेक पेन के बहुत सारे सिम्टम हो रहे हैं, बट हाँ एक मेजर कॉज है नेक। आप नेक बेंडिंग करते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, क्योंकि इतनी अर्ली एज में हम बहुत सारे नेक पेन देख रहे हैं। उसका मेन कारण आपका बैड पोस्चर ही है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी कॉम्प्रोमाइज करता है, बट वो इतना सीवियर नहीं करता है। वॉकिंग से नी जॉइंट्स घिस जाते हैं? नो, वॉकिंग से आपके नीज जॉइंट हेल्दी रहते हैं, बल्कि आपका जो नीज के सराउंडिंग आपके जो कार्टिलेज है, आपकी जो मसल्स हैं, आपका जो वेट बेयरिंग एक्टिविटी है, वो आपको नी को हेल्दी रखता है। तो नी पेन में आपको स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज करना है, आपको बेड रेस्ट नहीं करना, आपको नीज का यूज करना है, क्योंकि हमारी बॉडी मूव करने के लिए बनी है ना, रेस्ट करने के लिए नहीं बनी है। फिजियोथेरेपी सिर्फ एल्डरली लोगों के लिए होती है? नो, फिजियोथेरेपी हर एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। चाहे वो चाइल्ड हो, एथलीट हो, सीनियर सिटीजन हो, फीमेल हो, हर टाइम पे हर पोर्शन का हर केस में अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। पेन टॉलरेट करने से बेटर ट्रीटमेंट लेने से है? बिल्कुल, पेन टॉलरेट नहीं करना चाहिए। कई बार पेन टॉलरेट करते करते हम अपनी इंजरी को और सीवियर कर देते हैं। तो वो अगर हम अर्ली उसको कैचअप कर लेंगे, अर्ली असेसमेंट करा लेंगे, तो हम किसी डिजीज को ग्रेड या सीवियर होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर, वन थिंग आई रियली वांट टू नो इज कि एआई फिजियोथेरेपी की फील्ड में क्या एडवांसमेंट और एनहेंसमेंट कैसे लेके आने वाला है? देखो, एआई का रोल ऑब्वियसली हमें हेल्प करेगा
किसी डायग्नोसिस को टारगेट करने के लिए, प्रिसाइज डायग्नोसिस करने के लिए एक बॉडी एनालिसिस या फुट एनालिसिस असेसमेंट में हेल्प करता है और टेलर्ड एक्सरसाइज डिजाइन कर सकता है। बट एक जो हैंड की हीलिंग है, जो हैंड एक्सरसाइज है, जो कंपैशन है, जो पेशेंट के साथ हम मैनुअल थेरेपी करते हैं, उसको वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। बेसिकली हेल्प डेफिनेटली कर सकता है बट रिप्लेसेबल नहीं है। हाँ. तो एआई हमारे पास आया है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये हमें प्रिसीजन दे रहा है। AI with doctors, not versus. हम एरर हटा रहे हैं एआई का यूज करके। जो हम ट्रायल लेते थे कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन वो हटा रहा है, प्रिसाइज कर रहा है, बट हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को उसको रिप्लेस बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्योंकि जो टेलर्ड एक्सरसाइज है वो हर पेशेंट की बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग है, असेसमेंट अलग है। तो हमारा जो हैंड ऑन एक्सरसाइज है, जो हमारा टचअप है, जो पेशेंट से बॉन्डिंग है, जो कंपैशन है, वो हम कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। डॉक्टर प्लीज टेल मी 3 हैबिट्स जो हमें आज से ही फॉलो कर लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपको लॉन्ग टाइम आपको हेल्दी रखना है तो 40 मिनट वॉक आपको पर डे करना है। वीक में आपको 2 या 3 डेज आपको स्ट्रेंथ पे काम करना है, जो आपकी मेजर मसल होती हैं, लाइक आपकी शोल्डर हो गई, आपकी कोर हो गई, आपकी थाई मसल हो गई। तो हर दिन इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत नहीं है, वीक में 2 दिन आप इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और तीसरा है हाइड्रेट और हेल्दी डाइट पे। ये 3 हैबिट अगर आप करते हैं तो आप लॉन्ग जा सकते हैं। और जो भी पोस्चर आप पुअर पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं उस पर आप वर्कआउट करिए। यही सारे मेजर रीजंस होते हैं जिन्हें हम अवॉइड करते रहते हैं और एक दिन ये हमें पेन के फॉर्म में और डिफॉर्मिटी के फॉर्म में देखने को मिलती है। ओके, तो मैं तो आज ही से ये 3 हैबिट अपने डेली लाइफ में फॉलो करने वाली हूं। डॉक्टर, नाउ वी विल गो फॉर द रैपिड फायर। यू हैव टू आंसर इन 1 word. 1 exercise every Indian should do daily. देखिए, एक तो वॉकिंग और स्ट्रेचिंग। 1 habit silently damaging our spine. पुअर पोस्चर। 1 overrated fitness trend. Overrated. Overrated and randomly using any kind of exercise, randomly used by patient or peoples. 1 underrated Indian exercise. Stretching. Yoga or gym? Both we can use, but it should be instructed by someone. Walking or running? Both. Lift or stairs? Stairs. Mobile or laptop? Both are matlab using role, but not long time. Okay. Best sitting posture in 1 word. The sitting posture should be upright. Okay. 1 food that keeps muscle healthy. Protein. 1 advice for people under 30. The under 30 people should go everyday walk for at least 40 minutes. They should be doing a light stretching exercise so that they can avoid poor posture and endurance बढ़ा सके अपनी मसल्स का और flexibility maintain कर सके। 1 advice for people above 50. 50 ओवर 50 जो पेशेंट्स होते हैं, एक तो उनको रेगुलर लाइट जेंटल एक्टिव एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो बना रहे और उनको पेन ना हो किसी भी, क्योंकि जितने भी एजिंग वाले पेशेंट्स हैं उनको हाथ में जोड़ों में पेन होने लगता है। तो अगर वो एक्टिव मूवमेंट करते हैं नेक का, शोल्डर का, नीज का, तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है और अपनी जर्नी को वो अच्छे से भी मतलब फील कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, एक लास्ट क्वेश्चन। हम इंडियंस का बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल है जो हम अपने घर में सब करते हैं, लेग्स क्रॉस करके आलती पालती मार के बैठना, तो वो कितना इफेक्टिव है हमारे लिए? देखिए, अगर आपकी नीज में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है या आपकी नीज में अर्थराइटिस का केस नहीं है तो आप ये पोस्चर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके नीज में कोई लिगामेंट टियर है या आप क्या कहते हैं आपकी अर्थराइटिस हो जो कि लेट 60s में सीनियर सिटीजन को देखने को मिलता है और आप चाहते हैं अवॉइड करें सर्जरी को, तो आपको डेफिनेटली जो आलती पालती वाला जो पोजीशन है उसको अवॉइड करना चाहिए, नीलिंग अवॉइड करना चाहिए, इनफैक्ट क्रॉस
सिटिंग, जैसे हम बैठे हैं वो भी हमें Okay. अवॉइड करना चाहिए, बट हेल्दी पर्सन के लिए नहीं, है ना। जो हेल्दी पर्सन है वो सारे पोजीशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके नीज में कोई रिप्लेसमेंट हुआ है या आपकी नीज में अर्थराइटिस है और आप चाहते हैं कि जो इंजरी है, जो अंदर बोन्स में जो चेंजेस है उसको वही मेंटेन रखें, तो आपको ये सारे प्रिकॉशन फॉलो करने पड़ते हैं। Okay. तो आपको डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस करते हैं, जब भी आप किसी अर्थराइटिस पेशेंट को के साथ कभी गए होंगे तो डॉक्टर बोलता है कि आपको पैर मोड़ के नहीं बैठना, आपको इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना, आपको लो सिटिंग लो बेड यूज नहीं करना, लो सोफा यूज नहीं करना, यानी कि बिलो 90 डिग्री आपको नहीं जाना जिसमें आपको कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा लगे। Okay. जितना कंप्रेसिव फोर्स लगेगा और आप खड़े होगे उतनी बार बोन रगड़ खा के और ब्रेकअप करेगी। Okay. और आपका डिस्ट्रक्शन होगा, यानी कि आप अपने ग्रेड को, अर्थराइटिस के ग्रेड को और बढ़ाएंगे। तो हर पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओनली अर्थराइटिस पेशेंट या जो स्पेसिफिकली जो इंजर्ड पेशेंट है वो भी जब डॉक्टर असेस करेंगे उसी के बाद ही वो एडवाइस करेंगे कि आपको प्रोविटेड करना है या नहीं करना है। Okay. So thank you so much, doctor, for joining us Thank you. and sharing your helpful and adviseful insights with us. थैंक यू सो मच जैसिका।